देखिए, आज कुछ छोटे मोटे डेफिनेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमें सेक्शन 2 समझा रहा है। जनरली हम इन सब चीज़ों के बारे में नॉर्मली ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में एक्ट को पढ़ाते पढ़ाते मैं डिफ़ाइन कर ही चुका हूँ, समझा ही चुका हूँ। बस उनके सेक्शंस के बारे में थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसलिए इसको देख लेते हैं। तो पहला इसमें आता है, यह है तुम्हारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के चलना, ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले बॉडी कॉरपोरेट। तो बॉडी कॉरपोरेट क्या है, इसके बारे में तो मैंने बता दिया था। सीधी सी बात है कि जो रजिस्ट्रेशन मतलब जिस तरह के बिजनेस के लिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है उसे बॉडी कॉरपोरेट कहा जाता है। याद आ गया? जिस भी बिजनेस के लिए, टाइप ऑफ बिजनेस तो बहुत सारे हैं, तो जिसे स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है वो बॉडी कॉरपोरेट कहलाता है ना। इसकी जो अपनी डेफिनेशन है एलएलपी में तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज डी में दिया गया है 2(1)D। थोड़ा अब ये है कि याद रखने वाली चीज़ें हैं ये 2(1)D। तो इसे ये जो है डिफ़ाइन करता है कि इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइन इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सब क्लॉज डी में ये बात बताया गया है बॉडी कॉरपोरेट किसे कहते हैं। तो ये समझे ना, एक ये सेक्शन 2(1)D में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे? कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में। अब वहाँ जाके फिर इसकी डेफिनेशन मिलेगी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वहाँ बताया कि एक एलएलपी बॉडी कॉरपोरेट होता है ना। एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर अगर कोई एलएलपी रजिस्टर्ड हुआ है वो भी इन बॉडी कॉरपोरेट है। एक कोई कंपनी जो कि इनसाइड आउटसाइड है वो भी है, ठीक, वो भी बॉडी कॉरपोरेट कर रहा था। लेकिन कौन इंक्लूड नहीं है? तो कॉरपोरेशन सोल यानी सोल प्रोप्राइटर वो नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं माना जाएगा, है ना। रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज डिफाइंड इन दिस एक्ट which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने गजट में, ऑफिशियल गजट में अगर किसी बॉडी कॉरपोरेट को स्पेसिफाई कर दे कि ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं है तो वो नहीं है, ठीक है। तो ये वो 3 है जो जिन्हें हम बॉडी कॉरपोरेट नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आते हैं बिजनेस क्या है। सेक्शन 2(1)E बिजनेस किसे कहते हैं? तो इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस कोई भी क्या है, एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन। पीछे बताया था ना, पहले ही क्लास में बता दिया था ये मैंने एलएलपी के। एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देकर किसी बिजनेस को एक्सक्लूड कर देता है कि वो मानने से मना कर देता है कि ये बिजनेस नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं है। अदरवाइज सारे ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन सब बिजनेस हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर, डीपी डिफाइन कर चुके हैं 2(1)I में। जे लिखाइए 2(1)J मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंट टू सेक्शन 7।
यानी हर वो पार्टनर जो सेक्शन 7 की कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है वो डीपी कहलाता है। एंटिटी, पहचान, याद आया? 21K, एंटिटी मीन्स एनी बॉडी कॉरपोरेट एंड इंक्लूड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52 एंड 53 ए फर्म सेटअप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन सभी एक्टों के अकॉर्डिंग अगर कोई फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना है तो वो एंटिटी कहलाता है। और वही एंटिटी की डेफिनेशन एलएलपी में भी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि एलएलपी में सेक्शन 21E में 21K में एक लिंक दिया है, उस बोला कि डेफिनेशन ऑफ एंटिटी है, क्लिक द लिंक एंड हिट द आंसर। लिंक पे क्लिक करें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पहुंच गए। अब वहाँ जाके हमें फिर से एंटिटी की डेफिनेशन मिल रही है, हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाउएवर, लेकिन in case of LLP incorporated after 30th day of September of a year, the financial year may be ended 31st day of March for the year next following that year. फाइनेंशियल ईयर का मतलब तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, लेकिन अगर कोई एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है तो आगे आने वाला 31 मार्च ही उसका फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। ये नहीं कि 31 मार्च के 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है तो तुम उस दिन के बाद से अगला 1 साल पूरा फाइनेंशियल ईयर लोगे, ऐसा नहीं माना जाएगा। 31 मार्च ही माना जाएगा। 21L IJKL। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी को समझाने के लिए कि अगर कोई 15 अक्टूबर 2019 को रजिस्टर्ड हो रहा है तो 30 सितंबर के बाद ही हो रहा है रजिस्टर्ड, एलएलपी 30 सितंबर के बाद शुरू, तो इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च ही होगा। लेकिन क्योंकि 31 मार्च 2020 में 1 साल तो पूरा नहीं हो रहा ना, इस बीच तो 1 साल पूरा नहीं हो रहा, अभी तो 5 ही महीने हुए से, 5 साढ़े 5 ही महीने हो रहे हैं। इसलिए इसे यानी कि 2020 को ना मान के 2021 को माना जाएगा कि ये इसका फाइनेंशियल ईयर है। कोई दिक्कत नहीं है? 1.5 साल हो जाएगा, लेकिन 31 मार्च वाला तो क्राइटेरिया रखना है। आगे बढ़ जाएं। पॉइंट समझ में आ गया फाइनेंशियल ईयर वाला? फॉरेन एलएलपी 21M। अब फॉरेन एलएलपी का सीधा सीधा मतलब है वो एलएलपी जो अपने देश में रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरे देश में रजिस्टर्ड है। इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच एस्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। इंडिया में अपना एक ब्रांच लगा दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका दूसरे देश में। फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी
इसको भी डिफाइन कर दिया 2(1)(n) में। क्या बोला गया? LLP मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द दिस एक्ट। क्लियर? अच्छा, 7वां भी हो गया। 8वां, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2(1)(o। तो एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर ऑफ द LLP और बिटवीन द LLP एंड इट्स पार्टनर्स विच डिटरमाइन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन द रिलेशन टू द LLP। बहुत सिंपल सी बात है। एक ऐसा एग्रीमेंट जो LLP फर्म और पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिफाइन कर रहा है, उसी को तो एग्रीमेंट कहेंगे। 9th पॉइंट, पार्टनर किसे कहेंगे? तो ये 2(1)(q) में लिखा हुआ है। पार्टनर इन रिलेशन टू LLP मीन्स एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टनर इन द LLP इन अकॉर्डेंस विद द LLP एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा पर्सन जो LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग LLP का पार्टनर बनता है उसे पार्टनर कहेंगे। ये भी पहले ही दिन बताया था, ये डेफिनेशन याद आ रहा है? 10वां पॉइंट, स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2(1)(TA। स्मॉल LLP, ये कहीं ना कहीं तुम्हें महसूस करवाएगा कि छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसको मैंने देखा एक जगह, मतलब सही अच्छा इसका ट्रिक बताया। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये क्या बना? अगर 1 को मैं ऐसे एक्सक्लूड कर दूँ तो है टूटा। उनका कहना ऐसा था कि ये छोटा है। अब छोटे बच्चे के हाथ में कुछ भी सामान दे दो तो सोचो कि वो टूटा है। खैर जो भी है सही है। मुद्दा है कि किसी तरह से बच्चे को याद रहे। तो स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोले तो टूटा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो इट मीन्स अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक वो LLP जिसकी अपनी 2 कंडीशन है और दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी उसे हम स्मॉल LLP कहेंगे। क्या कंडीशन है? कि पार्टनरों का अपना कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज़। पहली बात है। और दूसरी बात, फर्म का अपना जो पूरा टर्नओवर है 1 साल का, वो कैसा रहे? एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर द इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज़। पार्टनरों का अपना टोटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से अगर ज़्यादा नहीं है और साल भर का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उस फर्म को स्मॉल LLP कहेंगे। स्मॉल LLP कही जाएगी। कंडीशन समझ में आ गई? और क्या ऐसा है कि या तो ये या ये, ऐसा कुछ है क्या? नहीं,
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है इसमें, ये देखो, एंड। एंड का मतलब ये भी और ये भी ये दोनों बातें होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि दिस इज कॉल्ड टूटा। बच्चे भी अगर किसी का हाथ पैर टूटा हुआ होता है, प्लास्टर से एक बार चढ़ गया, तो उसे ज़िंदगी भर उसे टूटा ही बोलते हैं। ए टूटे क्या कर रहा है? वो तुम लोगों के स्कूल में भी एक लड़का था, अंकित, वो भी टूटा क्या था, हैं? क्रिकेटर, जिसे क्रिकेट के नाम पे केवल इतना ही आता था कि हाँ एकेडमी जाना है। तो हाँ कह सकते हैं कि पूरी तरह से, मतलब इसी तरह की प्रजाति छपरी कहलाती है। देखा है मैंने, मेरे फ़ोन में उसका नंबर है, तो स्टेटस वगैरह उसके दिखते हैं व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम पे भी। मतलब भक्ति में बहुत लीन है, मतलब बहुत बढ़िया है, पांडे जी है, तो भक्ति बहुत अच्छी दिखा रहा है। लेकिन मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो उसकी अंदरूनी भक्ति क्या है। सिर्फ अपने एक होता है ना कि चौड़बाजी के चक्कर में कि भक्ति करूँगा, दिखावा करूँगा, मंगलवार का व्रत रखूँगा, बजरंग दल ज्वाइन करके रखूँगा, तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे अच्छा समझेंगे। लेकिन गाली गलौज करता रहूँगा तो उसमें लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा उसके दिमाग में नहीं आता। गाली गलौज करना, लड़ाई दंगे करना, एकदम लीचड़गिरी दिखाना, डिसरिस्पेक्ट दिखाना, बड़ों से बदतमीजी से बात करना, असली पूजा ये है कि ये सारा ना करें। तो ये सारी चीज़ें तो हो नहीं रही है। हो क्या रहा है, तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो मेन पूजा है बस उसी को बिगाड़ रहे हैं। वो शारीरिक रूप से नहीं टूटा, वो असल में टूटा तो मानसिक रूप से टूटा। खैर हम इस टूटे की देखें, 25 लाख का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम, 25 लाख से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं, और 40 लाख का टर्नओवर अगर पाया जाता है तो वो टूटा कहलाता है, स्मॉल एलएलपी कहलाता है। अगर कंडीशन क्या है, ये तो यही है। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक लाइन और जोड़ रखी है, सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज़। ये जो अमाउंट है ना 25 लाख का, सरकार इसको आगे बढ़ाना चाहे, यानी स्मॉल एलएलपी को 25 लाख से कम वाला ही बोल रहे हैं ना एलएलपी। अब किसी का मतलब सरकार का मन किया कि मैं इसका तो चलो जो कंट्रीब्यूशन है 25 लाख से ज़्यादा है, लेकिन मैं ऐसा एलएलपी बोलना चाहता हूँ, तो वो बोल सकता है, सरकार बोल सकती है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 5 करोड़ तक का होना चाहिए। तो 25 लाख वाला तो स्मॉल एलएलपी है ही, उसे तो ना भी बोले तो भी स्मॉल एलएलपी है। लेकिन 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के कंट्रीब्यूशन वाला जो फर्म है, सरकार चाहे तो उसे भी एलएलपी बोल सकती है। ये सरकार नहीं लगाई है। पकड़ में आ गई बात? अच्छा, अगली बात जो अगली वाली में लिखा है कि और सच हायर अमाउंट, देखो और लगा के चल रहे हैं, और यहाँ भी और लगा हुआ है और यहाँ भी और लगा है। और तुम्हें तो पता ही है आईसीआई वर्डों के साथ खेलता है।
पता है ना ये बात। तो और लगा के चल रहे हैं, या तो 25 लाख वाली कंडीशन हो या 5 करोड़ तक वाली कंडीशन हो। अगर सरकार बढ़ाना चाह रही है तो बढ़ा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार 25 लाख वाला क्राइटेरिया ही हटा दे, तो कहे कि 3 करोड़ तक का कंट्रीब्यूशन जिसका है वह स्मॉल एलएलपी है। 3 करोड़ तक का कंट्रीब्यूशन स्मॉल एलएलपी है। सरकार ऐसा भी बोल सकती है और वो परमानेंट डिसाइड भी कर सकती है। और दूसरी तरफ टर्नओवर की बात करें तो अभी तो फ़िलहाल 40 लाख का है मैक्सिमम, लेकिन अगर सरकार इसे आगे बढ़ाना चाहे तो 50 करोड़ तक का कर सकती है हिसाब। 50 करोड़ तक का हिसाब बना सकती है कि ये 50 करोड़ वाला भी एलएलपी कहलाएगा। पॉइंट आगे समझ। और फिर से एक और या तो ये वाली कंडीशन हो दोनों, या फिर विच मीट सच अदर रिक्वायरमेंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड एंड फुलफिल सच टर्म एंड कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ये तो तुम्हें तो अब ये लाइन ही याद हो चुकी होगी यार। कभी कभी तो कभी जैसे रात में सो रहे हो, मम्मी चाहे पापा चाहे भाई बहन कोई आए, पूछा कि क्लास कब कितने बजे आना है, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। सुबह उठना कितने बजे है तुझे, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। हो ही गया होगा अब तक तो ये। और ये तुमसे कहे कि ऐसे ही मन, तुम लेटे हुए हो, मम्मी आई पूछी 4 लड़कियों की फ़ोटो आई है, किससे शादी करनी है, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। खैर ये तो है, कानून की तो बात ही है। अनलेस, हाँ, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस, अनटिल अनलेस अदरवाइज, या इस तरह की जो वर्ड होते हैं उनमें भी यही बात आती है, प्रेस्क्राइब्ड। खैर, तो या तो ऊपर वाली दोनों बातें या नीचे वाली बात, अगर कुछ अलग से कुछ प्रेस्क्राइब कर दिया सरकार ने, कानून ने, तो वो बात मानी जाएगी। उसे हम कहेंगे स्मॉल एलएलपी। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ जाएं आगे। मेरे ख्याल से सारे टॉपिक क्लियर होते जा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। पढ़ा दिया नॉन एप्लीकेबिलिटी, हाँ ये तो हो गया। पार्टनर के बारे में तो हो ही गया। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर सेक्शन 6 पढ़ा दिया। डीपी तो अच्छे से ही समझाया था, हैं? मेरे ख्याल से भूलोगे भी नहीं। अगर भूल गए तो ध्यान रखना, बहुत बड़ा लाठी पड़ता सीए का। रेजिडेंट इन इंडिया वाली बात 120 दिन वाली, वो देखो, एक होता है रेजिडेंट और एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और ये इनकम टैक्स में है, यहाँ नहीं है। ये बात मैंने तुम्हें बोली थी कल परसों ही तो बताया था ये बात। इनकम टैक्स में है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो पूरा टॉपिक यहाँ पर केवल 120 दिन वाली कंडीशन है। तुम भले पाकिस्तान में पैदा हुए हो, तुम्हारा आधार कार्ड पाकिस्तान का है, तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड पाकिस्तान का है, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का है, तुम्हारा पासपोर्ट पाकिस्तान का है, लेकिन तुम किसी कॉन्सर्ट में आए अपना शो दिया, है ना, मान लो मूवी शूटिंग है तुम्हारी, तुम्हें ही इंडियन मूवी में रख लिया गया है, बॉलीवुड में, जबकि जल्दी होता नहीं है ऐसा। अब तो ख़ास तौर पे होता ही नहीं है। कई सितारों का तो बेचारों का करियर ख़राब हो गया ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में। तो तुम आए, ऑब्वियसली आए हो तो 2-4-6 महीना तो फिल्म बनने में लगेगा ही लगेगा, तुम यहीं रहे, काउंटिंग हुई, 120 दिन हो गए, अब तुम रेजिडेंट हो। टैक्स के लिए
टैक्स के लिए जाएंगे तो वहाँ पर 2-3 कंडीशंस हैं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट में आएंगे तो ROR रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक है NOR RNOR रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो वो सारी शर्तें अलग अलग चलती जाती है फिर, ठीक है, उस हिसाब से टैक्स मांगते हैं तुमसे। लेकिन यहाँ केवल ये LLP है, सिर्फ LLP के लिए रेजिडेंट होना है ना, LLP के लिए रेजिडेंट होना है। क्यों? क्योंकि DP बनना है तुम्हें, बिना DP के तो LLP चलेगी नहीं, बन जाओ। अब DP मिनिमम 2 होने चाहिए, उनमें से एक तो इंडिया का रेजिडेंट होना ही चाहिए, कंपलसरी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेक्शन नंबर 11 है ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में इसमें जानना है, सेक्शन 11 में। इसको नीचे लिख लेना क्योंकि आगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ध्यान देना इसको। कोई भी बॉडी कॉरपोरेट अगर रजिस्टर्ड होना चाह रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जो रजिस्ट्रार के पास पहुंचे जाएंगे, और पहुंचने के बाद रजिस्ट्रार उन्हीं के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन देगा, तुम्हें परमिशन देगा कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात? यहाँ पर भी वैसा ही है। अलग अलग बॉडी कॉरपोरेट्स के लिए बात करेंगे, अलग अलग में कौन है? कंपनी ही है। ये LLP तो 2 का मिक्सचर है ना, पार्टनरशिप की तो केवल बातें हैं, है तो ये कंपनी की संतान है, तो कंपनी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। कंपनी को ही ये क्या कर रहा है? नकल कर रहा है, कंपनी की नकल कर रहा है, बस नाम बदलता जा रहा है। LLP कंपनी की नकल कर रहा है और नाम बदल देता है और कहता है कि हम एक नई चीज़ है। बॉलीवुड मूवी ही है पूरी, हॉलीवुड के, साउथ के, कुछ वहाँ से कुछ यहाँ से कॉपी मार लिया, नाम बदल दिया, सीन बदल दिया और बोला ये हमारा कुछ नया है। होता है ऐसा कुछ भी नहीं, सारा वही है, पकड़े जाते हैं। ऐसे ही है इनकॉर्पोरेशन। क्या बनाना है हमें यहाँ पर? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा अगर हम बात करें कंपनी को लेकर, जो कि अभी पढ़ाना बाकी है ना, पढ़ोगे, फिर भी बात किया जाए अगर, कंपनीज एक्ट 2013 की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हें क्या करवाना है? इनकॉर्पोरेशन करवाना है तो क्या ज़रूरत है? सब्सक्राइब करना पड़ेगा तुम्हें। किसे? मेमोरेंडम को। याद आया? डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी में बताया था ये मैंने। मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट जिसे सब्सक्राइब करना पड़ता है, जाके ROC के पास देना पड़ता है ROC उसे पहले तो कंपनी के ही लीगल जो अथॉरिटीज़ हैं वो साइन करती हैं,
उसके बाद फिर आरओसी उसे परमिशन देता है। देन वही जो मेमोरेंडम है उसे पूरे को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, शैल बी फाइल्ड, उसे फाइल किया जाता है, दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो आरओसी को दिया जाता है आरओसी ऑफ स्टेट, जिस राज्य में तुमने अपना कंपनी ओपन करना चाहा है उसी के आरओसी को जाके देना होगा। आरओसी ऑफ स्टेट इन विच हेड ऑफिस HO इज सिचुएटेड, है ना। कंपनी के केस में तो ये करना है, और साथ के साथ क्या करनी है, तो प्रेस्क्राइब्ड फीस भी देनी है। प्रेस्क्राइब्ड फीस, एक्ट में फ़ीस बताई जाएगी या आरओसी फीस बताएगा, उतनी फ़ीस देनी होगी। ध्यान रहे कि ये मैंने कंपनी के बारे में बताया है। अब वही अगर मैं इसे कहूँ कि अब LLP के बारे में देखा जाए, LLP में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो सब्सक्राइब करने वाली बात आएगी, तो यहाँ पर बनाया जाएगा सब्सक्राइब्ड टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सब्सक्राइब्ड टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट या इसे ID कह सकते हो। बनाना पड़ेगा, और इस ID को, ID से तो ठीक है, याद रहेगा। ID मतलब पहचान, है ना, पहचान पत्र बन रहा है इसका। ID shall be filed with prescribed fees। prescribed fees कहने का मतलब, अगर इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट को लेकर जा रहे हो, आरओसी के पास ले जा रहे हो, तो आरओसी जितनी फ़ीस बोलेगा उतनी फ़ीस लेकर जाओ। और आरओसी नहीं कहेंगे इसे, आरओसी तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, ये रजिस्ट्रार है ऑफ LLP, ठीक है। तो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, उसके बाद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस यानी कि HO इज सिचुएटेड, ठीक है। उसी रजिस्ट्रार के पास जाएंगे जिस स्टेट में हम अपना HO यानी हेड ऑफिस खोलने गए हैं। समझ गए? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड स्टेटमेंट को फाइल करना है, ठीक है, कर देंगे फाइल। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बनाया जाता है, मेड
बाय, मेड बाय एन एडवोकेट, मेड बाय अ CS, मेड बाय अ CA, मेड बाय अ CMA। इनके द्वारा ये स्टेटमेंट बनाई जाती है जो रजिस्ट्रार के पास जाके जमा किया जाता है। समझ गए? उसी के द्वारा बनाया जाता है हु इज engaged in the फॉर्मेशन ऑफ LLP, यानी कि जो LLP के फॉर्मेशन में इंगेज रहते हैं उसी के द्वारा बनाया जाता है। एंड, और साथ ही साथ क्या बात ध्यान रखनी है, एंड बाय anyone who subscribed his name to the incorporate document। देखो, तो ये है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को बनाना है, सबमिट करना है, तो उसी के द्वारा बनाया जाएगा जो LLP के डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करता है। तो है ना कि पार्टनर्स भी बना सकते हैं। मेन तो ये है, बनाएंगे तो यही मेड बाय दिस एंड वो पर्सन जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करेगा, यानी कि साइन मारेगा उस पर। तो साइन मारने वाला कौन है? पार्टनर है। और ये भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए। नहीं, पार्टनर भी होने चाहिए। और इन्हें तो रखोगे ना अपने LLP में, बिना इनके काम कैसे चलेगा? बनाने वाले ये हैं, इनका सिग्नेचर हो जाएगा। एक जो LLP डॉक्यूमेंट है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है, उस पर ये लोग साइन मार देंगे अपना, उसके बाद ये पार्टनर लोग साइन मारेंगे, हैं? जो ज़रूरी बात यह है कि एनी वन, कोई एक भी हो सकता है, तब जाके ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पूरा तैयार हो जाएगा। और इसे जाओ रजिस्ट्रार को दे दो, रजिस्ट्रार पैसे मांगेगा और तुम उससे अपना काम करवा लो। अगर इनमें से कोई बाहर का CA है तो उसके वैलिड नहीं माना जाएगा क्या? बाहर का CA मतलब ये तो आप कह रहे हो कि ये वो है जो इंगेज्ड है पहले से ही LLP में, एडवोकेट इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ LLP। मतलब जितने भी लिखे हैं आपने ये LLP में पहले से ही हैं। अगर किसी बाहर वाले से बनवाया हो तो करवा सकते हैं, तो माना जाएगा वो इंगेज्ड है। समझ में आ गए? तो ये है रूल्स। रूल्स कंप्लाइड, ये जो रूल्स हैं ये पूरी तरह से मिला के चलेंगे, सारी बातें मिला के चलनी है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट समझ में आ गया? सेक्शन 11। अब ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन रखनी होती है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में? कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इस डॉक्यूमेंट के जो बना रहे हो इसमें इन्फॉर्मेशन तो भरोगे कुछ। क्या भरोगे इन्फॉर्मेशन? तो उसको हम अगले पेज पे देखेंगे। इंडिफरेंस इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशंस। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन
वो हाँ, इंडिफरेंस वैसा याद आ गया। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रखनी है, तो वो सारी डॉक्यूमेंट विच मे बी प्रेस्क्राइब्ड, है ना, मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी बता दिया जाए वो रखना होगा तुम्हें उसमें। और रजिस्ट्रार कुछ बातें पूछेगा, वो बतानी लिखनी होंगी उसमें। इसके बाद नेम ऑफ एलएलपी रखना होगा, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी, ठीक है। बिजनेस जो एलएलपी ओपन कर रहे हो वो प्रपोजल क्या लेकर आए हो, क्या बिजनेस करना चाह रहे हो, हाँ वो बताना पड़ेगा। इसके बाद एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, एड्रेस ऑफ आरओ और एलएलपी। आरओ का मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस, है ना, जहाँ आप अपना हेड ऑफिस रखना चाह रहे हो, तो उसी जगह को रजिस्टर्ड करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन सारी ब्रांचों का नहीं होता, एक हेड ऑफिस का रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद अपना वर्कशॉप अलग लगा सकते हो, और एक ऑफिस अलग, फैक्ट्री अलग। इसके बाद नेम एंड पार्टनरशिप में सारी बताना पड़ता है ना, वर्कशॉप का भी। एड्रेस ऑफ ईच पर्सन who are to be partners, जो भी पार्टनर बनना चाहते हैं हर एक का नाम और हर एक का एड्रेस सब चाहिए उसे। इसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी नेम एड्रेस चाहिए। और कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन concerning the proposed LLP as may be prescribed। कोई और बात है ना जो उस LLP के लिए ज़रूरी हो? Contain such other information concerning the proposed LLP as may be prescribed। Done? Okay। तो अगला जो बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सारी चीज़ें गलत हो गई तब क्या होगा?
मान लो कि चेकिंग हुई और इन्फॉर्मेशन गलत निकली, तब क्या होगा? If the information found to be false, अगर इन्फॉर्मेशन पाया गया कि ये गलत है, फॉल्स है, तो किसी भी पर्सन के अगर गलत लगी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जो फॉल्सी इन्फॉर्मेशन है किसी भी पर्सन के लिए हो, एनी पर्सन, तो ऐसे में होगा क्या? देन जो पनिशमेंट है, देन पनिशेबल यानी कि पनिशमेंट रहेगी, वो क्या रहेगी? विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में extend to 2 years, है, जेल हो सकती है 2 साल की। एंड सिर्फ जेल से पेट नहीं भरेगा, विद फाइन, फाइन के साथ चलना है, विच शैल नॉट बी लेस देन ₹10,000 but which may extend to ₹5 lakhs। 10,000 से कम की पेनल्टी नहीं लगेगी। एक्सटेंड, 10,000 से कम की पेनल्टी नहीं होगी, ठीक है। और ये पेनल्टी को बढ़ाया भी जा सकता है और बढ़ा के 5 लाख तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो कैसा रहा सेक्शन 11? देखिए सेक्शन 11 तो हो गया, सेक्शन 12 समझते हैं। सेक्शन नंबर 12 ये है इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑफ नहीं आएगा, बाय आएगा। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेट होना मतलब कि पहचान बनाना अपनी। पहचान कैसे बनेगी? जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, है ना। बिना रजिस्ट्रेशन कोई पहचान होती है क्या? नहीं होती ना। तो ये समझना है अभी यहाँ लिखो।
इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो व्हेन द रिक्वायरमेंट्स imposed by clause B and C of subsection 1 of section 11 have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document and unless the requirement imposed by clause A of that subsection has not been complied with, he shall within a period of 14 days register the incorporation document and give a certificate that the LLP is incorporate by the name specified therein. हो गया? तो सेक्शन 12 कह रहा है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन कि सेक्शन 11 को ध्यान में रखते हुए तो हम रजिस्ट्रेशन तो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो
लेकिन क्या है कि when the requirement imposed by clause B and C of subsection 1 of section 11, कहने का मतलब सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज B और C, इन दोनों में जो बातें लिखी हैं, रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं, अगर वो अच्छे से कंप्लीट हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं फुलफ़िल कर रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर कहीं लगा कि हाँ रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है तो रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, वो रख लेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तुम्हारा आईडी, अनलेस द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय क्लॉज ए ऑफ द सबसेक्शन हैज़ नॉट बीन कंप्लीट। बी और सी अप्लाई हो गया, वह ए अप्लाई नहीं कर पाए हैं, अनलेस तब तक रहेगा जब तक तुम ए की फुलफ़िल ना कर दो, रख लेगा वो अपने पास आईडी इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास रख लेगा, तो मतलब तुम्हारे अपने वो अपने पास रखेगा, क्लॉज ए फुलफ़िल नहीं हुआ तो। ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, अगले 14 दिन के अंदर वो क्या कर सकता है, रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, वो अगले 14 दिन में तुमने डॉक्यूमेंट दे दिए तो रजिस्ट्रेशन कर देगा, एंड गिव अ सर्टिफिकेट दैट द LLP इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर इन, और रजिस्ट्रेशन भी दे देगा, मतलब उस LLP को भी इनकॉर्पोरेट कर देगा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट को तो इनकॉर्पोरेट करेगा ही करेगा, LLP को भी इनकॉर्पोरेट कर देगा, लेकिन 14 दिन लगाएगा चेक करने में, क्लॉज बी क्लॉज सी फुलफ़िल करने के बाद क्लॉज ए को फुलफ़िल कर रहे हो, नहीं करा तो रुका रहेगा, क्लॉज ए फुलफ़िल कर दोगे तो अगले 14 दिन के अंदर वो तुम्हारा सारा काम करके दे देगा, रोक दिया तो रुका रहेगा काम। पॉइंट आ गया क्लियरली? दूसरी बात, द रजिस्ट्रार may accept the statement delivered under clause C of subsection 1 of section 11 as sufficient evidence that the requirement imposed by clause A of that subsection has been complied with.